नमस्कार साथियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमने कहाँ से शुरुआत की थी कि किसने इसकी खोज की और किन सब चीज़ों से मिलकर इसका निर्माण होता है। ग्रंथि और हार्मोन को अगर सम्मिलित रूप से एक साथ बोला जाए तो अंतःस्रावी तंत्र के रूप में जाना जाता है और थॉमस एडिसन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने आपको हार्मोन की भी परिभाषा बताई, किसी चीज़ को शुरुआत करना, उद्दीपित करना, उसको हार्मोन बोलते हैं। और ग्रंथियों की परिभाषा बताई कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थों का स्रावन करता है वो ग्रंथि कहलाता है। तो अब लास्ट क्लास में हमने ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। पहले पीयूष ग्रंथि, उसके बाद में दूसरे नंबर पे हमने जो पढ़ी है थायराइड ग्रंथि। अब नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। कुल ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के शरीर में 9 ग्रंथियां पाई जाती हैं। पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, उसके बाद एड्रिनल, ओवेरी और टेस्टोस्टेरोन। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, थायराइड ग्रंथि के बारे में मैंने और पीयूष ग्रंथि के बारे में कुछ बातें बताई थी कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी थी? थायराइड। बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन थी? थायराइड। और पीयूष ग्रंथि को सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बोला था। पीयूष ग्रंथि ये क्या थी? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराथायरॉयड ग्रंथि। हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? अंतःस्रावी तंत्र। एक नाम होता है कोलिप। जैसे ग्रंथियों से क्या होता है? हार्मोन का निष्कासन होता है। ग्रंथियों का क्या कार्य होता है? हार्मोन का निष्कासन। और हार्मोन का क्या कार्य होता है? किसी भी कार्य को करवाने के लिए जो संकेत वो हार्मोन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है। जैसे थायरॉयड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन हार्मोन निकला। कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन। तो पैराथायरॉयड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन सिंपल, जो जैसा जिसका नाम है वो वैसा ही कार्य करेगी और उस नाम से वो क्लियर होगी। जैसे आपसे एग्जाम में देके पूछा जाएगा कि थायरोक्सिन हार्मोन किससे निकलता है, तो सिंपल थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से, पैराथायरॉयड ग्रंथि से पैराथायरोक्सिन। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्रंथि। मैंने कल आपको चित्र बताया था, ये देखो अपनी श्वास नली होती है और कुछ इस प्रकार सा स्ट्रक्चर बनती है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है इसकी। थायराइड तो संख्या में एक, पैराथायराइड संख्या में कितनी होती है? 4 होती है। ये पैराथायरॉयड संख्या में 4 होती है और गले में स्थित होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संख्या में 2 ग्रंथि एड्रिनल वो 2 होती हैं, ओवेरी 2 होती हैं, टेस्टोस्टेरोन 2 होती हैं। संख्या में तो होती तो एक ही है, पर दोनों दिशाओं में पाई जाती है। जैसे ये महिलाओं के गर्भाशय से जुड़ी होती है। कौन सी ग्रंथि? ओवेरी ग्रंथि। तो पैराथायरॉयड संख्या में कितनी होती है? 4 होती हैं। ठीक है, यह है गले में स्थित होती है, गले में
स्थित होती है तथा संख्या में 4 होती है। इस बात को मार्क कर लेना। अब इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम पूछा जाता है। ये इस वजह से पूछा जाता है क्योंकि इसका एक अन्य नाम भी है। पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलेगा जो हार्मोन, उसका नाम तो पैराथायरोक्सी हार्मोन होगा, ठीक है, पर उसको कोलिप नाम से भी जाना जाता है। जिस वैज्ञानिक ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, तो उस वजह से इसको कोलिप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में सिंपल सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि कोलिप हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। क्या क्वेश्चन बनता है? कोलिप हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। या फिर आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। ऑक्सीटोसिन कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। तो कोलिप हार्मोन पैराथायरॉयड ग्रंथि रिलीज करती है। तो इसके द्वारा या इससे पैराथायरॉयड हार्मोन निकलता है। हार्मोन निकलता। इस हार्मोन को अन्य नाम क्या बताया मैंने आपको? कोलिप के नाम से भी जानते हैं। कोलिप हार्मोन कोलिप को अंडरलाइन करना। कोलिप हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, साइंटिफिक टर्म में, विज्ञान की भाषा में जो डॉक्टर्स अपनी रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पीटीएच हार्मोन। कोलिप को ही क्या बोला जाता है? पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इसको अगर अपन पीटीएच हार्मोन भी बोले तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है निम्न में से पीटीएच हार्मोन कौन सी ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये भी एक बार पूछा गया था। इसे पीटीएच हार्मोन भी कहते हैं। हार्मोन भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसका कार्य क्या होता है पैराथायरोक्सी हार्मोन का। पैराथायरॉयड हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को बढ़ाता है। देखो कल मैंने आपको एक हार्मोन बताया, कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या कार्य था? रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर रहा था। कैल्सिटोनिन का क्या कार्य है? रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करना। विटामिन डी का क्या कार्य है? रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाना। और थायरोक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है? रक्त में कैल्शियम के स्तर को तो बढ़ाना, जबकि फास्फोरस के स्तर को कम करना। ठीक है, तो अगर हम इसको ये बोल सकते हैं कि विटामिन डी की तरह कार्य करता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो यह है रक्त में कैल्शियम के स्तर को तो बढ़ाता है जबकि फास्फोरस के स्तर को कम करता है। इस प्रकार पैराथार्मोन का क्या कार्य होता है? से हार्मोन कौन सा निकलता है? पैराथायरॉयड। तो उसको सिंपल में पैराथार्मोन भी बोला जाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म कर दी पैराथायरॉयड हार्मोन की, पैराथार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को क्या करता है? बढ़ाता है तथा फास्फोरस के स्तर को कम करता है। फास्फोरस के
स्तर को कम करता है। देखो एक यहां शब्द आया फास्फोरस, एक शब्द आया कैल्शियम। हमारे दांत जैसे मैंने आपको टीथ के बारे में बताया था, बना किसके बने होते हैं? डेंट प्रोटीन के। और बाहर जो कठोर आवरण है ये किसका है? इनेमल का। इनेमल भी एक प्रकार का प्रोटीन है। तो शरीर में जैसे हड्डियां हैं, पेशियां हैं, पेशियों में संकुचन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? कैल्शियम में। तो कैल्शियम क्या है? हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा खनिज तत्व है। शरीर में पाया जाने वाला जो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है वो कैल्शियम, और दूसरे नंबर पे फास्फोरस है। एक मैंने आपको पढ़ाए थे अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, और एक होते हैं खनिज तत्व है, खनिज तत्व। अब तत्व क्या होते हैं ये परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। परमाणु क्या होते हैं? किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप जो अविभाज्य हो। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी के लिए तो आप ये ध्यान रखो कि खनिज तत्व तो मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? संख्या में कुल 24 प्रकार के। जैसे लोह धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। तो कुल खनिज तत्व कितने हैं संख्या में मनुष्य में? 24। जबकि अमीनो अम्ल कितने हैं? 20 प्रकार के। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना आप। 24 प्रकार के कहां पाए जाते हैं? मनुष्य में। इसको अलग से नोट कर लेना, एडिशनल नॉलेज है, ठीक है। तो ये फास्फोरस के स्तर को कम करता है। और पैराथार्मोन, इसको पैराथायरॉयड हार्मोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रंथि के द्वारा, कौन सी ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया जा रहा है? पैराथायरॉयड ग्रंथि के द्वारा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या बताया आपको? पैराथार्मोन हार्मोन बोलते हैं। और ये है हार्मोन विटामिन डी, विटामिन डी की तरह कार्य करता है, तरह कार्य करता है। अब देखो हमारे शरीर में कैल्शियम के स्रोत क्या क्या है? इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से 2 रोग होते हैं। पहले बताते हैं कैल्शियम का क्या कार्य होता है, कैल्शियम के स्रोत क्या है। सबसे ज्यादा तो प्रचुर मात्रा में हमें कैल्शियम विटामिन डी की कमी से, मतलब विटामिन डी का क्या कार्य होता है? कैल्शियम की पूर्ति करता है। तो विटामिन डी की कमी से मैंने आपको रोग बताए थे। तो कैल्शियम के जो स्रोत है हमारे मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में तो हमें मिलता है सूर्य के प्रकाश से। पर जो विलासितापूर्ण जीवन यापन करते हैं, जो जिनका बाहर निकलने का कार्य नहीं होता है, उनमें जो विटामिन डी की पूर्ति होती है वो होती है दूध से, अंडा से, नॉनवेज, ये इसके स्रोत हैं, सब्जियों से, ठीक है। और दूध के जो खट्टी चीजों में विटामिन डी नहीं पाया जाता, विटामिन सी पाया जाता है। पर विटामिन सी केवल जो दूध के उत्पाद होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना। जैसे छाछ, दही, और तो सब में पाया जाता है, जैसे मौसमी का जूस, संतरे का जूस, टमाटर, लाइकोपिन। पैराथायरॉयड ग्रंथि, तो पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथार्मोन, इससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है? पैराथार्मोन हार्मोन। तो पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से, हार्मोन की कमी से मनुष्य में टिटेनी रोग हो जाता है, टिटेनी रोग हो जाता है। टिटेनी रोग क्या होता है? पेशियों में संकुचन हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, वो उनके हाथ पैर अकड़ जाते हैं, मुड़ते नहीं है बहुत ज्यादा, और डॉक्टर आता है, वो क्या करता है? इस हार्मोन का इंजेक्शन लगाता है और वो भैंस एकदम से खड़ी हो जाती है, गाय एकदम से खड़ी हो जाती है। कई मनुष्यों के हाथ नहीं मुड़ते हैं। आपने कई बार डोमेस्टिक लैंग्वेज में सुना होगा कि हाँ भाई उसके हाथ पैर मुड़ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है? इस हार्मोन की कमी होती है और उससे पेशी संकुचन प्रॉपर नहीं होता। मांसपेशियों में अगर हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, तो जैसे हाथ ऊपर उठा रहे हैं, तो ऊपर की जो मांसपेशियां हैं, पेशियां हैं, उनमें तो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, जबकि नीचे की मांसपेशियां हैं उनमें रिलैक्सेशन होता है, इनमें रिलैक्सेशन होता है। इस वजह से हाथ ऊपर उठता है।
और ये संकेत कहाँ से जाते हैं? हमारे न्यूरॉन सिस्टम से। जब हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे हमारा माइंड कार्य करता है, कैसे हम कोई भी जो एक्टिविटी होती है डेली की वो कर सकते हैं। तो पैराथॉर्मोन हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। और जो कैल्शियम के स्रोत है मैंने आपको बताए, मनुष्य के शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। सेकेंड नंबर पे पाया जाने वाला सबसे ज्यादा खनिज तत्व क्या है? खनिज फॉस्फोरस है। और कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? देखो, हड्डियों के लिए अंतरराष्ट्रीय शब्द है वो ओस्टियो है, ओस्टियो। और हड्डियों में छेद होना, छेद पोरोसिस, रंध्र को बोलते हैं। जैसे पेडोपोरोसिस, मृदा में जब बारिश होती है तो पानी नीचे जाता है, पानी नीचे जाने के जस्ट बाद में किसान क्या करता है? उसमें पाड़ लगाता है। क्यों? क्योंकि पानी वाष्पीकृत होकर वापस नहीं जाए। तो जो छेद हो जाते हैं उसको बोलते हैं पोरोसिस, पोरोसिस। और पोरोसिस अंतरराष्ट्रीय शब्द है किसके लिए? छिद्र के लिए। और हड्डियों में जो छेद हो जाता है तो दोनों शब्दों को आप जोड़ोगे, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस। एक तो ये, एक होता है मलेशिया। मलेशिया का अर्थ होता है, मलेशिया कंट्री नहीं, मलेशिया वर्ड है, अंतरराष्ट्रीय वर्ड। किस चीज के लिए है अंतरराष्ट्रीय शब्द? ये है कोमल होने के लिए। तो ओस्टियो, हड्डियां जब कमजोर हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं, तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय शब्द है ओस्टियो मलेशिया, हड्डियों का कमजोर होना। और पेशियों में संकुचन नहीं होता है, उससे क्या होता है? टिटेनी रोग होता है। तो मनुष्य में कैल्शियम की कमी से या जानवरों में कैल्शियम की कमी से एक तो टिटेनी रोग हो जाता है और एक हो जाता है ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस भी होता है इसी की वजह से, पर वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके, जब बिल्कुल मनुष्य में कैल्शियम बहुत कम पाया जाता है उस स्थिति में होता है। ठीक है, ये पैराथायरॉयड ग्रंथि थी। पैराथायरॉयड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथॉर्मोन हार्मोन निकलता है। इसके बाद इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है टिटेनी रोग। अब हम नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रंथि है थाइमस ग्लैंड। मनुष्य में पाई जाने वाली अगली ग्रंथि कौन सी है? थाइमस। अभी हमने 3 ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया है। कौन कौन सी? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायरॉयड ग्रंथि। इस जगह छाती के समीप, हार्ट के जस्ट बगल में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। मैंने आपको जब डब्ल्यूबीसी पढ़ाई थी, डब्ल्यूबीसी, तब एक चीज बताई थी कि डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन 4 जगह होता है। आपको याद है कौन सी है वो जगह? डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन, रिलीज तो कौन करता है? थाइमस ही करता है। किस समय रिलीज करता है थाइमस? डब्ल्यूबीसी का रिलीज जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है तो उस दौरान डब्ल्यूबीसी का रिलीज किया जाता है थाइमस ग्रंथि के द्वारा। इस वजह से इसको प्रतिरक्षा ग्रंथि भी बोलते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात कि डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन कौन सी जगह होता है? डब्ल्यूबीसी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, 5 प्रकार बताए थे, कणिका युक्त और कणिका विहीन। कणिका युक्त और कणिका विहीन 3 प्रकार थे कणिका युक्त के, 2 प्रकार कणिका विहीन के थे। तो 4 जगह पे डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन होता है। सबसे पहले टॉन्सिल, दूसरा थाइमस, तीसरा प्लीहा और चौथा लसिका ग्रंथि। ठीक है, लसिका ग्रंथि। इन जगह क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन होता है। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं थाइमस के बारे में, थाइमस ग्रंथि। यहां तक क्लियर है? यह है संख्या में 1 होती है और कहां पाई जाती है? छाती के समीप। यह है छाती के समीप पाई जाती है। छाती के समीप पाई जाती है। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा ग्रंथि। संक्रमण के समय इसका क्या कार्य होता है? डब्ल्यूबीसी का रिलीज करना, श्रावण कराना। और डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करती है मनुष्य के शरीर में? हमारे को रोगों से लड़ने में क्या करती है? शक्तियां प्रदान करती है। ठीक है, किसी भी प्रकार के संक्रमण के दौरान हमारा शरीर की जो रक्षा है वो डब्ल्यूबीसी के द्वारा की जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी के रिलीज के कारण। डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन 4 जगहों से, याद रखना, टॉन्सिल, थाइमस, प्लीहा और लसिका ग्रंथि। और रिलीज कहां से? थाइमस से।
ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो थाइमस को क्या बोलते हैं, इसे प्रतिरक्षा ग्रंथि भी बोलते हैं, इसे प्रतिरक्षा ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रतिरक्षा ग्रंथि? डब्ल्यूबीसी के स्रावन के कारण, डब्ल्यूबीसी के स्रावन के कारण। अब नेक्स्ट बात देखो, इससे क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का स्रावन होता है। तो डब्ल्यूबीसी में जैसे मैंने आपको मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दो प्रकार बताए थे, किसके? कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी के, कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी के, कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी। लिम्फोसाइट को दो प्रकार बताए थे मैंने, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, और टी लिम्फोसाइट क्या करती है, एड्स में सबसे ज्यादा प्रभावी ग्रंथि यही होती है। रिट्रोवायरस होता है, रिट्रोवायरस जैसे डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो रिट्रोवायरस क्या करता है, आरएनए से वापस डीएनए का निर्माण करता है। इस वजह से ये क्या, एड्स में टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो टी लिम्फोसाइट का जो कार्यकाल है, टी लिम्फोसाइट का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 10 वर्ष होता है, 10 वर्ष। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है वो 120 दिन होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ साइकिल कितना है? 10 से 15 दिन, 5 से 6 दिन होता है प्लेटलेट्स का जीवन काल। पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि टी लिम्फोसाइट का जो कार्यकाल है वो 10 वर्ष तक होता है। लिम्फोसाइट का जनरली कार्यकाल कितना होता है? 5 से 6 दिन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो डब्ल्यूबीसी का स्रावन करने की वजह से यहां से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का स्रावन होता है, इस वजह से इसको प्रतिरक्षा ग्रंथि भी बोलते हैं। इससे संक्रमण के समय डब्ल्यूबीसी का स्रावन, डब्ल्यूबीसी में भी कौन सा? टी लिम्फोसाइट का स्रावन होता है। डब्ल्यूबीसी में भी टी लिम्फोसाइट का स्रावन होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का स्रावन करती है। अब देखो, जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर खाने के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो उनको क्या, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर इम्यून सिस्टम का ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है, तो इस ग्रंथि का ज्यादा बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखेगी तो बच्चों की क्या प्रतिरोध क्षमता क्या होती है? ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो बचपन में क्या होती है, थाइमस ग्रंथि का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। बड़ा किस वजह से होता है? क्योंकि बचपन में बच्चों को पता नहीं होता है, ज्यादा वो अवेयर नहीं रहते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो ज्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना जरूरी होता है, और वास्तव में बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। इस वजह से थाइमस ग्रंथि के बारे में एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि वह कौन सी ग्रंथि है जो बचपन में आकार में बड़ी होती है लेकिन वयस्क अवस्था में आकार में छोटी या विलुप्त हो जाती है? वह होती है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं कि इसका जो बचपन में आकार होता है मनुष्य में वो सबसे बड़ा होता है, और संक्रमण के समय क्या करती है? एंटीबॉडी का स्रावन करती है। इससे हार्मोन कौन सा निकलता है? थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। इससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। यह है ग्रंथि बचपन में आकार में बड़ी, तथा सक्रिय होती है, जबकि वयस्क अवस्था में आकार में छोटी
आकार में छोटी व निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय होती है। यहां तक क्लियर है? थाइमस। और इससे जो हार्मोन निकलता है वो थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। हार्मोन निकलता है। और संक्रमण के समय इसका क्या कार्य होता है? संक्रमण के समय ये ग्रंथि एंटीबॉडी का स्रावन करती है। यहां तक क्लियर है? अब देखो सॉरी, थाइमस ग्रंथि के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें थी। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं यही बनते हैं इंपॉर्टेंट, की ग्रंथि जो बचपन में आकार में बड़ी होती है, बाकी वयस्क अवस्था में आकार में छोटी हो जाती है, वो थाइमस ग्लैंड होती है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन कहाँ होता है? वो थाइमस में होता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थाइमस के अलावा डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन का क्या अर्थ होता है? परिपक्वन का होता है उस चीज का, उसको संश्लेषण, एक तो होता है निर्माण, रक्त का निर्माण तो होता है आरबीएम में, आरबीएम रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा, हड्डियों के बीच में जो पाया जाता है, ठीक है। और परिपक्वन, उसको पोषण कहाँ मिलते हैं? वो अपनी जो एक्चुअल स्थिति होती है, वयस्क अवस्था जिसको बोल सकते हो आप, मैच्योरिटी लेवल, वो कौन सी जगह होता है? वो होता है थाइमस ग्लैंड में। 4 जगह होता है, टॉन्सिल, थाइमस, प्लीहा और लसिका ग्रंथि। और श्रावण थाइमस से होता है। जब भी हम किसी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है जो आहार में अच्छा पोषण स्तर लेते हैं, जैसे खाने का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होती। डेफिशिएंसी किस प्रकार की होती है? हार्मोनल डिसऑर्डर होता है या फिर होता है मल्टीविटामिन डिसऑर्डर। कोई भी प्रकार के जो रोग होते हैं वो हार्मोनल डिसऑर्डर या मल्टीविटामिन डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। अगर आपके हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज हो रहे हैं और आपको जो विटामिन है प्रॉपर मात्रा में मिल रहे हैं, तो आपके अंदर किसी भी डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत कम होंगे। तो थाइमस ग्लैंड के जो कार्य हैं वो क्या है? डब्ल्यूबीसी का स्रावन करना और परिपक्वन करना। अब नेक्स्ट जो हमारी ग्रंथि आती है वो एड्रिनल ग्रंथि आती है। एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस हो गई, थायराइड हो गई, पैराथायराइड हो गई, पीयूष ग्रंथि हो गई। यहां तक क्लियर है? सॉरी। एड्रिनल ग्रंथि है जो काफी बड़ी है, इसको हम कल पढ़ेंगे। एड्रिनल, इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में हर बार। एक तो पीयूष ग्रंथि से बनता है, एक एड्रिनल ग्रंथि से बनता है। क्यों बनता है ये आपको कल बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, गुड डे।